आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के फिस्कल डेफिसिट के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे मार्केट 2025 में कैसा दिख सकता है। ये आपको बहुत कुछ बता सकता है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है ट्यूसडे 24 दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। आज की स्टोरी में हम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करेंगे जो हेडलाइंस में है, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट। अगर ये टर्म अनफेमिलियर लग रहा है तो चिंता मत करो, एंड तक ये कॉन्सेप्ट काफी अप्रोचेबल लगेगा। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के खर्चे और कमाई के बीच का गैप। पैंडेमिक के टाइम पे इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गया था, जो पिछले डेकेड में सबसे ज्यादा था। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका मंथली इनकम 100 रुपए है पर आप 120 खर्च करते हो तो आपको 20 रुपए बोरो करना पड़ेगा। ये 20 रुपए ही गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है जो बोरोइंग्स के थ्रू आता है। 9.2% एक बड़ा नंबर लगता है। कुछ सवाल भी आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने डेफिसिट इतना बढ़ने क्यों दिया? क्या इसका मतलब है कि इंडिया किसी इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जा रहा है? इन सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्यों जरूरी है। गवर्नमेंट की कमाई का प्राइमरी सोर्स टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स। ये पैसा वो देश चलाने के खर्चों में लगाते हैं, जैसे रोड्स और रेलवेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सैलरीज देने में और स्कूल्स और हेल्थ केयर फंड करने में। जब गवर्नमेंट के खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा होते हैं तो वो पैसा बोरो करता है। ये बोरिंग फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। छोटे डेफिसिट्स नॉर्मल होते हैं। ज्यादातर कंट्रीज के फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं क्योंकि स्पेंडिंग और अर्निंग्स को बैलेंस करना मुश्किल होता है। पर अगर डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फ्लेशन, हायर बोरोइंग कॉस्ट या डेट क्राइसिस। ये एक क्रेडिट कार्ड डेट की तरह है। अगर आप वाइजली बोरो करें, जैसे एजुकेशन के लिए, तो ये फ्यूचर में फायदा देता है, पर रेकलेस बोरोइंग फाइनेंशियल ट्रबल ला सकती है। अब देखते हैं कि पैंडेमिक के टाइम डेफिसिट क्यों बढ़ा। कोविड-19 के दौरान पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन पे चला गया। बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई। इस क्राइसिस के टाइम गवर्नमेंट को हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ी, हेल्थ केयर जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन्स के लिए। लॉकडाउन के दौरान लोग भूखे ना रहे, इसके लिए राशन के लिए, जरूरतमंद लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के लिए, और रूरल एरियाज में MGNREGA जैसे एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव एक्सपैंड करने के लिए। इकोनॉमिस्ट इसे काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जब प्राइवेट स्पेंडिंग कोलैप्स होती है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग से गैप फिल करती है। अगर ये इंटरवेंशन ना होता तो इकोनॉमिक डैमेज और भी ज्यादा होता। पर हर डेफिसिट खराब नहीं होता। चलिए गुड डेफिसिट और बैड डेफिसिट में डिफरेंस समझते हैं। अगर गवर्नमेंट बोरोड पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे रोड्स, रेलवेज और पावर प्लांट्स में लगाती है तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये गुड डेफिसिट होते हैं। अगर पैसा ऐसे एरियाज में लगता है जो लास्टिंग बेनिफिट्स नहीं देते, जैसे एक्सेसिव सब्सिडीज, तो डेट सिर्फ बढ़ता है और इकोनॉमी रिकवरी नहीं होती। ये बैड डेफिसिट होता है। इंडिया ने पेंडेमिक स्पेंडिंग में एक बैलेंस मेंटेन किया, फूड और कैश ट्रांसफर से इमीडिएट रिलीफ पे फोकस किया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और रेलवेज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी किए। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट सस्टेनेबल तो लग रहा है, पर ऐसा क्यों है? कुछ कंट्रीज जैसे ग्रीस को हाई डेफिसिट्स की वजह से इन्फ्लेशन और क्रिपलिंग डेट का सामना करना पड़ा, पर इंडिया ने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए, और ये 3 रीजंस की वजह से। पहला, डोमेस्टिक डेट फाइनेंसिंग। ज्यादातर डेट डोमेस्टिक लेंडर्स जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सिटीजन से लिया गया है, ना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स से। इससे करेंसी डेप्रिसिएशन या फॉरेन लेंडर्स की सडन डिमांड्स का रिस्क कम होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट्स। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स में इतनी लिक्विडिटी है कि गवर्नमेंट बोरोइंग से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्राउड आउट नहीं होते, मतलब लोन्स बिजनेसेस के लिए महंगे नहीं होते। तीसरा, ग्रोइंग आउट ऑफ डेट। इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट पब्लिक डेट के इंटरेस्ट रेट से फास्ट है, जो डेट को मैनेजेबल बनाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी या NIPFP के एक रीसेंट स्टडी के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स पर मिनिमल इंपैक्ट। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ता।
इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और ग्लोबल कैपिटल कैश फ्लोज जैसे फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरबीआई का रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रखा। इन्होंने शॉर्ट टर्म रेट्स लो रखे और वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो वीआरआरआर और ऑपरेशनल ट्विस्ट जैसे टूल्स का यूज किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट मैनेज करने के लिए। फ्यूचर फोकस एरियाज की बात करते हैं। पैंडेमिक के टाइम फिस्कल मैनेजमेंट कमेंडेबल था, पर हाई डेफिसिट्स को हमेशा इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे फोकस होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करे। इंडिया का पैंडेमिक फिस्कल डेफिसिट डिजास्टर नहीं था, ये एक नेसेसरी रिस्पॉन्स था अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के लिए। थॉटफुल मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस की वजह से इंडिया ने उन पिटफॉल्स को अवॉइड किया जो दूसरी कंट्रीज फेस करती है। पर बैलेंस जरूरी है। डेफिसिट्स आग की तरह है, सही यूज किया जाए तो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, पर अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए तो डिस्ट्रक्टिव बन सकते हैं। इंडिया के लिए चैलेंजेस क्लियर है, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना और ग्रोथ और स्टेबिलिटी इंश्योर करने वाले एरियाज में इन्वेस्ट करना। अब चलते हैं दूसरे स्टोरी पर। हर साल दिसंबर के आते ही बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स अगले साल के लिए अपने बड़े फोरकास्ट रिलीज करते हैं। ये प्रेडिक्शंस, जो अक्सर इन्वेस्टमेंट आउटलुक्स के नाम पे आती हैं, इकोनॉमी के हॉरोस्कोप की तरह होती है। फैसिनेटिंग, कभी कभी काम की, पर अक्सर ऑफ द मार्क। भले ही ये हमेशा सही ना हो, ये रिपोर्ट्स दो वजह से काफ़ी यूजफुल होती है। ये इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स एक जगह कलेक्ट करती है और ये मदद करती है ये समझने में कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट जो हर्ड की तरह बिहेव करती है, क्या सोच रहे हैं। आज हम इंडिया के लिए 2025 के फॉरकास्ट को डीकोड करेंगे, जो कुछ बड़े नाम जैसे गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, एक्सिस बैंक और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने रिलीज किए हैं। ये जीडीपी ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वैल्यूएशंस, इन्फ्लेशन और डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल ट्रेड के इम्पैक्ट तक को कवर करते हैं। चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात होती है जीडीपी ग्रोथ की, मतलब इकोनॉमी कितना एक्सपैंड करेगी। FY26 के लिए ग्रोथ 6.5% से 7% के रेंज में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये इंडिया के लिए हेल्दी है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। गोल्डमैन सैक्स कॉशियस है और ग्रोथ 6.3% प्रोजेक्ट कर रहा है। पर इन प्रेडिक्शंस के पीछे रीजंस क्या है, आइए देखते हैं। पहला, पब्लिक स्पेंडिंग स्लो हो रही है। 2021 से 2024 के बीच गवर्नमेंट स्पेंडिंग 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा था, पर 2025 में ये सिर्फ सिंगल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है। ये एक काफी बड़ा ड्रॉप है। दूसरा रीजन है क्रेडिट ग्रोथ का कूल ऑफ होना। क्रेडिट ग्रोथ जो 2024 में 16% थी, अक्टूबर 2025 तक 12.8% पर आ गई है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने पर्सनल लोन्स जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स पर लेट 2023 से स्ट्रिक्टर रूल्स लगाए हैं और इसका इफेक्ट अब दिख रहा है। पर कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं, आइए इन्हें भी देखते हैं। स्टेट वेलफेयर स्कीम्स, इंडियन स्टेट्स ने विमेन के लिए मैसिव इनकम ट्रांसफर स्कीम्स रोल आउट की है। हर साल ये स्कीम 2 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर करती है, जो इंडिया के जीडीपी का 0.6% है। ये 13.4 करोड़ वुमेन को टारगेट करती है। एक्सिस बैंक का रिसर्च कहता है कि ये स्कीम्स टारगेट सेगमेंट में हाउस होल्ड स्पेंडिंग को 7.45% बूस्ट करती है। अब चलिए कॉर्पोरेट अर्निंग आउटलुक की बात करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हिसाब से निफ्टी 50 अर्निंग्स FY25 में 7% ग्रो करेंगी, FY26 में 14% और FY27 में 12%। मिड और स्मॉल कैप कंपनीज काफी बेटर परफॉर्म करेंगी। FY26 में उनका अर्निंग ग्रोथ 27% और 25% प्रोजेक्ट किया गया है। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से MSCI इंडिया अर्निंग ग्रोथ 2024 में 12% और 2025 में 13% होने की उम्मीद है। ये काफी एनालिस्ट के 13% और 16% के एक्सपेक्टेशन से कम है। वैल्यूएशंस हमें बताते हैं कि स्टॉक्स अपनी अर्निंग्स के कंपैरिजन में कितने एक्सपेंसिव है। अभी निफ्टी 50 का फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स या PE रेशियो 20.2x है। ये 23x के अपने रीसेंट पीक के नीचे है, पर 18.2x के लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी ऊपर है। गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन है कि निफ्टी 2025 के एंड तक 27,000 पॉइंट तक पहुंच सकता है, पर यह जर्नी बम्पी हो सकती है क्योंकि वैल्यूएशंस और अर्निंग ग्रोथ अलाइन होने में टाइम ले सकता है। अब जरा आरबीआई और इंटरेस्ट रेट्स पे फोकस करते हैं। ज्यादातर बैंक्स का मानना है कि आरबीआई 2025 में इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रेडिक्शन है कि ये एक शैलो रेट कट साइकिल होगा जिसमें रेट सिर्फ 50 टू 75 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5 से 0.75% गिरेंगी और ये Q1 2025 में शुरू होगा। इन्फ्लेशन कंसर्न्स और स्लाइट ग्रोथ अपटिक्स के चलते आरबीआई ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। बॉन्ड साइड पे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 6.5% से 6.75% के बीच रहने की उम्मीद है, जो हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। अब बात करते हैं कुछ सेक्टर्स की जिन पे 2025 में नजर रखना चाहिए। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के टॉप पिक्स हैं बैंक्स, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और रिलेटिवली चीप वैल्यूएशंस की वजह से सॉलिड बेट लगते हैं। कंज्यूमर कंपनीज, जो प्रीमियमाइजेशन यानी ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड से प्रॉफिट को ड्राइव कर रहा है। और ऑटो सेक्टर्स, जहां एसयूवीज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो इंडियन कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग अपग्रेड को सिग्नल करता है। अब हम रियल एस्टेट पे आते हैं। बैंक्स का मानना है कि इंडिया एक मल्टी ईयर रियल एस्टेट बूम के स्टार्ट पे है और इसका रीजन मेजर सिटीज में प्रॉपर्टी इन्वेंट्रीज 15 ईयर लो पर है, जो टिपिकली नए कंस्ट्रक्शन सर्च का सिग्नल देते हैं। इससे सीमेंट, स्टील और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर को फायदा होगा। फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो एक्सिस बैंक का मानना है कि फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करके लॉन्ग टर्म में कोर इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन एक साथ मूव करते हैं। इनके हिसाब से 2011 से 2024 के बीच दोनों 120 से 125% तक बढ़े हैं। अभी फूड प्राइसेस अनयूजुअली हाई है कोर इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में। मतलब या तो फूड प्राइसेस गिरेंगी या बाकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी टू कैच अप। ग्लोबल चैलेंजेस और ट्रम्प फैक्टर भी मेंशन करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प के 2025 में यूएस प्रेसिडेंसी में वापस आने से ग्लोबल ट्रेड काफी इंपैक्ट हो सकता है। यूबीएस के हिसाब से 3 सिनेरियोस हो सकते हैं। ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकती है, वीकर यूएस और चाइना ग्लोबल डिमांड को ड्रैग करेंगे, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करेगा। कैपेक्स में डिलेज हो सकते हैं। अगर चाइना अपना एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डंप करता है तो इंडियन कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से रुक सकती है और ट्रेड इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। वीक चाइनीज करेंसी इंडिया के ट्रेड बैलेंस को हर्ट कर सकती है। बिग पिक्चर देखा जाए तो हाँ, कुछ चैलेंजेस है, फूड इन्फ्लेशन, ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज और चाइना का स्लोडाउन, पर ज्यादातर बैंक्स का मानना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, इंप्रूविंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और कंजम्पशन लेड से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की ओर शिफ्ट जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स अभी भी स्ट्रांग है। 2025 एक पॉज जैसा लग सकता है, पर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी आज की कहानियां। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडियन गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपीस का इंजेक्शन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी आईएफसीआई में किया है, अपना 71.72% ओनरशिप स्टेक मेंटेन करते हुए। ये फंडिंग फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25 के हिस्से के रूप में अप्रूव की गई है। आईएफसीआई की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बोल्स्टर करते हुए इस फंडिंग से फिस्कल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये पैसा दूसरे ग्रांट्स के सेविंग से सोर्स किया गया है। ये आईएफसीआई का इस साल का दूसरा सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्फ्यूजन है। पिछला इन्फ्यूजन 500 करोड़ रुपीस इक्विटी शेयर्स के जरिए रेज किया गया था। दूसरा, वेंचर कैपिटल स्पेस में इंडिया ने जनवरी से नवंबर 2024 तक 1.67 थाउजेंड करोड़ रुपीस फंडिंग रिकॉर्ड की, जो 888 डील्स के थ्रू हुई। 2023 के कंपैरिजन में डील वैल्यू में 14.1% और डील वॉल्यूम में 21.8% का राइज देखने को मिला। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 650 करोड़ रुपीस फंडिंग के साथ 52.5% ईयर ओवर ईयर जंप दिखाया। उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का 230 करोड़ रुपीस और हेल्थ केयर 130 करोड़ रुपीस थे। हेल्थ केयर ने 177.6% का रिमार्केबल ग्रोथ देखा। नोटेबल डील्स में जेप्टो को 130 करोड़ रुपीस फंडिंग और पूलसाइड एआई का 50 करोड़ रुपीस का रेस शामिल है। फाइनली, गोल्ड लोन एनबीएफसी ऑक्शंस में राइज देख रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटरी ओवरसाइट टाइटन हो रही है। मुथूट फाइनेंस ने Q1 में 69 करोड़ रुपीस के गोल्ड का ऑक्शन किया, जो Q2 में 250 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। मनप्पुरम फाइनेंस ने भी Q2 में 360 करोड़ रुपीस के गोल्ड का ऑक्शन किया, आरबीआई के 75% लोन टू वैल्यू कैप को कंप्लाई करते हुए, जिसमें एवरेज एलटीवी 58% था। बैंक क्रेडिट अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी अक्टूबर 18, 2024 तक 56.2% ईयर ऑन ईयर सर्ज देख रहा है, जो पिछले साल के 13.1% ग्रोथ से काफी ज्यादा है।
तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूँ रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में।